एक हमारे बीच में एक नया विषय आया है, 9वीं अनुसूची का। किस किस को 9वीं अनुसूची के बारे में मालूम है? किस किस को मालूम है 9वीं अनुसूची के बारे में? आप इधर ऊपर आ जाओ ना। किस किस को मालूम है? किसी को मालूम नहीं 9वीं अनुसूची के मामले में? सभी को मालूम है। क्या है? मालूम है वो हाथ खड़ा करो, कुछ नहीं मालूम है वो क्या? हाँ, मालूम हो तो अच्छा है, नहीं मालूम हो तो बता देता हूँ। 9वीं अनुसूची क्या है? ज़्यादा तो पता नहीं है, बट इतना जरूर पता है कि मतलब 9वीं अनुसूची में मतलब किसी चीज़ को या मतलब किसी रूल्स को अपन लेके अंदर जाते तो फिर उसको मतलब ना सरकार हटा सकती, ना कोर्ट उस पर फैसला सुना सकता है। वो मतलब स्थायी हो जाएगा हमेशा के लिए। जैसे हम अभी हमारे पास उम्मीद है कि 10 साल के बाद आरक्षण का निर्णय रहता है कि या तो उसको हमेशा के वापस लागू कर दो या फिर हटा दिया जाए, बट उसके अंदर जाने के बाद हम उसको कभी नहीं हटा पाएंगे। सही कह रहे हैं बना। जब देश आज़ाद हुआ था, तब एक संविधान में एक सूची बनाई गई थी 9वीं अनुसूची। जब देश आज़ाद हुआ था मात्र 12 चीज़ें ऐसी थी जिसे 9वीं अनुसूची में लिया गया था, लेकिन वर्तमान में हमें मालूम ही नहीं है वो करीब 250-300 चीज़ों को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर चुके हैं। अभी जितने भी ST/SC के सांसद विधायक है, आपने देखा होगा कि उज्जैन के सांसद फिरोजिया ने एक लेटर जारी किया, मालवी ने किया और परमार ने किया। ये 2 विधायक उज्जैन के और एक सांसद ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रपति को एक लेटर दिया है कि आप आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लें, क्योंकि ये लोग ये मानते हैं कि आरक्षण उनका मूलभूत अधिकार है, उनके बाप की बपोती ही हो गया। शाब्दिक अर्थों में बोला जाए, करणी सेना की भाषा में बोला जाए तो ये जितने भी नेता है ये मानते हैं कि आरक्षण इनके बाप की बपोती है। अब जिंदगी भर आरक्षण इन्हीं को मिलता जाए और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो जैसे ही 70 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं, हमारे युवा जैसे प्रताड़ित हो रहे हैं वैसे ही आगे भी प्रताड़ित होते जाए। अभी पिछले 4-5 साल में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के माध्यम से राजपूत समाज के अंदर जो जन जागृति आई है, लोगों के अंदर जो एकजुटता हुई है, जो एक जाजम पर बैठने की हिम्मत हुई है, जो हम गलत का विरोध करने लगे हैं। पिछले 4 सालों में हमने मध्य प्रदेश में 3 बड़ी रैलियां निकाली है जिनकी तादाद लाखों में है। पहली रैली रतलाम की रैली, आप सभी उसके साक्षी है। रतलाम रैली में कौन कौन आया था? जो रतलाम रैली में आए थे वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रैली थी और उसी का रिकॉर्ड हमने ही तोड़ा। उज्जैन में महाकाल की नगरी में दूसरी बार सिंहस्थ के रूप में जितनी संख्या सिंहस्थ में थी उससे ही मिलती जुलती संख्या हमने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में उज्जैन में निकाली थी। और तीसरी रैली आपके अपने गृह जिले में, हमारा सौभाग्य था कि मां अहिल्या की नगरी में हमने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक कीर्तिमान स्थापित किया, लाखों की तादाद थी। और ये सब हम जब राजपूत एकजुट हुए, स्वर्णिम समाज के लोग एक हुए, लोगों ने हमें समर्थन करना चालू किया है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं खटक रहा है कि इनकी जो बाप दादाओं की बपोती है, जो 70 साल पहले इनके अपने लोग देके गए थे, ऐसा नहीं उनके हाथ से निकल जाए। तो ये अब एक मांग कर रहे हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जाए। अगर एक बार आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित हो गया तो उसके खिलाफ बोलना भी रासुका के बराबर है, राष्ट्रद्रोह है, उसके खिलाफ भी बोलना है। तो क्या आप लोग चाहते हो कि वो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित हो? आज हमारे जितने भी युवा भाई हैं, आज हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य हम अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे तो उनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार की ओर अग्रसर हो जाएगा। वापस जरूरत है हमें एक जाजम पर, तो हम बैठ गए, लेकिन एक जाजम पर एक सुर में हमें विरोध करने की। हम जब भी विरोध करते हैं गलत का विरोध करते हैं। राजपूतों ने आज तक कभी भी सत्य का विरोध नहीं किया है। जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए। गलत को गलत कहना कहीं की भी नैतिकता नहीं है, गलत को गलत होना चाहिए। आज आप देखो जितने भी पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, मैं स्पष्ट करता हूं, हर मीटिंग में एक ही शब्द बोलता हूं, न किसी पार्टी का समर्थक हूं, न किसी पार्टी का विरोधी हूं। लेकिन जो 70 साल से किसी वर्ग विशेष को ये पार्टियां बढ़ावा दे रही हैं, इनके नाम पर ये पार्टियां चुनाव लड़ती है, इन लोगों के लिए सब कुछ करती है। हमारा एक बड़ा बजट इन लोग, हम जो टैक्स पे करते हैं, हम लोग जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, वो इनको फ्री में दे देती है। लेकिन हम कभी भी कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि समानता के अधिकार के लिए सबसे पहले राजपूतों ने कदम उठाए थे। ये देश तो हमारा है, इन लोगों का क्या है? किसी का इस देश में कोई अधिकार नहीं था। पूरी जमीन जायदाद सब कुछ राजपूतों की थी। लेकिन जब लोकतंत्र की बात आई, जब समानता की बात आई, तो सबसे ज्यादा राजपूतों ने त्याग किया है। आप और
हमारे पूर्वजों ने क्या किया है। अरे लोग एक चाड़ा नहीं देते आज की तारीख में, एक फुट जमीन नहीं देते आज की तारीख में। हमने हजारों एकड़ जमीनें दे दी, हमारे बड़े बड़े महल दे दिए समानता के नाम पर, लेकिन फिर भी 70 साल बाद भी हमारे साथ में अगर भेदभाव किया जाएगा तो अब हमें खड़ा होना पड़ेगा, विरोध में खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और हमारी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी कि ये देश हमारे किसी बाप की बपौती नहीं है, किसी समाज व्यक्ति विशेष का देश नहीं है, ये राजपूतों का देश है। और जब सर्वधर्म सम्मान की बात होती है तो हमें भी देखा जाए। आज हमें कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाता है, पूरे स्वर्णिम समाज को नजरअंदाज किया जाता है। दूसरे वर्ग के लोग आवाज नहीं उठाते, लेकिन जब राजपूत आवाज उठाता है तो उसके पीछे सब इकट्ठे चल देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भगवान ने हमें दे रखा है, हमें भुजबल भगवान ने दिया है क्षत्रियों को दूसरों की 36 करोड़ की रक्षा का दायित्व दिया है। तो हम लोग क्यों ना खड़े और लड़े उनके लिए। हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, हम ये कहते हैं कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया जाए। और वास्तव में सत्य है, इस देश का प्रधानमंत्री इतना बुद्धिजीवी है, इसके पहले भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री आए वो भी बुद्धिजीवी थे। क्या उनको नहीं दिखता है वास्तव में जिसको जरूरत है उसको दिया जाए। मैं घर से खाना खा के आया हूँ और आप मेरे सामने बहुत सारे पकवान रख दोगे तो कोई अहमियत नहीं रखेगा, क्यों मेरा पेट तो भरा हुआ है। लेकिन जो भूखा है अगर आप उसको 2 रोटी भी खिलाओगे तो वो आपको बराबर पुण्य की बात करेगा, आपको बराबर आशीर्वाद देके जाएगा और वो दुआएं देके जाएगा। लेकिन आजकल एक क्रिमिनल है, जो ऊपर नेता लोग STSC में बैठे हैं, एक बड़े बड़े अधिकारी, अब एक कलेक्टर है, किसी रिजर्व सीट का कलेक्टर है, और अगर उसके बच्चे को कहाँ आरक्षण की जरूरत पड़ रही है, लेकिन वो उसका बच्चा सबसे पहले आरक्षण का फायदा उठा के और कॉलेज और स्कूलों में दाखिला लेता है। लेकिन जो एक मजदूर का बेटा है वो कभी कॉलेज स्कूल में नहीं पहुंच पाता। ये हम लोगों को भी उनको समझाना है, जो अति पिछड़े और पिछड़े लोग हैं उनको भी समझाना है कि हम लोग तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं। तुम्हारा आदमी तुम्हारे हक के लिए कभी नहीं लड़ता है। वो तो ये सोचते हैं कि साला अगर इनका स्तर ऊपर उठ गया तो हमारे यहाँ नौकरी कौन करेगा, हमारे यहाँ नौकर काम कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा। लेकिन हमने ये धारणाएं बदल दी है। अब जो हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं वो समानता के लिए कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। जो समाज में गरीब है, पिछड़ा है, उसको बराबर उसका अधिकार मिलना चाहिए। कितने लोग सहमत है मेरी इस बात से? आप सब सहमत है, लेकिन हमें अब एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। संगठन अपनी जगह है, सारे राजपूतों के जितने संगठन सब बढ़िया संगठन पिछड़ नहीं मिले, एक अलग संगठन बन गया। सबका उद्देश्य एक ही है, बस रास्ते अलग अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को इंदौर जाना, मैं इधर से घूम के जाऊँ, इधर से घूम के जाऊँ, सीधा निकल जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे संगठन एक जैसे हैं, संगठन का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन हम सबसे मेरे समाज हित की बात करें। हमारे लिए अगर हम खुद नहीं लड़ेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम खुद नहीं लड़ेंगे, तो आप किसी और से उम्मीद मत करो कि दूसरा कोई आपकी आवाज उठाएगा, आपके अधिकारों के लिए दूसरा कोई लड़ेगा। आप लोगों से परिचय लेने का मतलब यही था कि आप अपनी आवाज को कितनी दबंगताई से रख सकते हैं। पीछे से एक आवाज आई जो हमने सुनी, मेरी इच्छा थी खड़ा होकर देखो उस व्यक्ति को कि इतनी अच्छे से किसने अपना परिचय दिया है। ऐसे अगर हम सब उसी सुर में बोलेंगे तो हम अच्छी अच्छी चीज बुनियाद हिला सकते हैं। इंदौर रैली हुई, इस बार विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी 3 राज्यों में चली गई थी। तो सेंटर में बैठी हुई मोदी सरकार को देखा कि राजपूतों को नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है, तो उन्होंने हाथों हाथ हमें 10% आरक्षण की बात कर दी। 10% आरक्षण रिजर्वेशन उनको दे दिया। हमने तो 10% मांगा ही नहीं था उनसे, कभी बिना मांगे ही उन्होंने दे दिया। हम तो ये चाहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। आर्थिक आधार पर आरक्षण, जो जातिवाद आरक्षण है, उसे पूर्ण रूप से उसको खत्म कर दे और जातिगत आरक्षण को खत्म करके आर्थिक रूप से आरक्षण को लागू किया जाए। आज हमारे ऊपर STSC एक्ट लगता है, हमने किसी व्यक्ति को तू भी नहीं बोला, उसने जाके रिपोर्ट लिखी, एक कॉम्प्लीमेंट्री, हमारे ऊपर STSC एक्ट लग जाएगा। अब हम क्या भगते फिरे इधर उधर, यही काम करते फिरे, हमारे माँ बाप को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, और हम जमानत करने में बैठे रहे। लेकिन हमने पुरजोर विरोध किया तो आपने देखा होगा कि STSC एक्ट थोड़ा लगना कम हो गया, झूठी रिपोर्टें कम हो गई। ये लोग अपनी इस तरह के कानून का दुरुपयोग करते हैं। और आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, जैसे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग किस संगठन से। मेरे लिए मेरे समाज के भाई है, मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने यही रखता है। संगठन मेरे लिए कभी महत्व नहीं रखता था। करनी सेना में पद का कोई महत्व नहीं है। पद तो यह है कि संगठन को सुचारू रूप से संचालित कर सके। आज हम लोग आपके बीच में आए तो किसके माध्यम से आए? इन सारे पदाधिकारियों के माध्यम से आए। आप लोगों के ऊपर अगर किसी भी संगठन के आप है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
भाइयों के लिए बनी है, और हमारे भाई की मदद करना कोई गलत नहीं है। आप जब चाहे तब मुझे याद कर सकते हैं, करणी सेना को याद कर सकते हैं। जिस ताकत के साथ हम हमारे लोगों के लिए लड़ते हैं, वैसे ही आपके लिए लड़ेंगे। जैसे पदाधिकारी के लिए लड़ते हैं, उससे डबल ताकत के लिए आपके लिए खड़े होंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर समाज में कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसे कतई डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, उसके आगे पीछे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना खड़ी है। और जिसके पीछे करणी सेना खड़ी होती है, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप में से ही कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ करणी सेना खड़ी है। और जिन लोगों ने करणी सेना को वापरा है, वो अच्छे से जानते हैं करणी सेना अच्छा हो या बुरा, सबसे पहले आगे खड़ी हो जाती है। अच्छा, करणी सेना के कार्य करने के तरीके से कितने लोग सहमत है? करणी सेना अच्छा काम करती है, कितने लोग सहमत है? सभी सहमत है। मतलब ये मान लें कि हमारी जो कार्य करने की प्रणाली है वो सही है, उसमें कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। आज राजपूतों में कई संगठन है, इस संगठन की बुराई भी नहीं करते हम। आज 100 साल से राजपूतों में संगठन थे, लेकिन बहुत से संगठन क्या हुआ, आए अपनी राजनीतिक रोटी से की और चले गए। आए अपनी राजनीतिक रोटी से की और चले गए। उन्होंने जो भी संगठन आए थे, उन्होंने कहीं न कहीं हमारा यूज किया, हमारे विचार उनसे नहीं मिले, इसलिए करणी सेना जैसा संगठन खड़ा हो गया। और आज इस संगठन ने पूरे हिंदुस्तान के 23 राज्यों में राजपूतों को एक जाजम पर बिठा रखा है। अरे हमने लाखों लोगों की मीटिंगें करी है, लाखों लोगों की रैलियां निकाली है, लेकिन हमने कभी भी मंची प्रथा नहीं रखी। एक जाजम, एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी, एक देश, एक संविधान जो बात करते हैं, एक जाजम, एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी। हम चाहते हैं तो बड़े बड़े मंच लगवा सकते थे, लेकिन जहां हमारे दादो साहब, बाबू साहब जैसे लोग, हमारे बुजुर्ग लोग नीचे बैठे और मेरे जैसा एक 35-36 साल का बंदा ऊपर मंच पे बैठे, तो ये कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप के संस्कार सही नहीं है कि मुझे ये नहीं बताया है कि मैं बुजुर्गों के सामने एक मंच पे कुर्सी लगा के बैठूं। इसलिए करणी सेना में प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने सबसे पहले मंची प्रथा को खत्म किया कि हमारे भाइयों को हमारे उनके बीच में जाके ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, उनके साथ एक जाजम पर बैठ के ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मंची प्रथा हो जाती तो हमारे अंदर के अहंकार का भाव जाग जाता और हम अपने आप को नेता समझने लग जाते, फिर खड़े होते, ऐसे ऐसे हाथ करते, पोखट की नोटंकी करते आप लोगों के सामने, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी सोचते हैं साले देखो नेतागिरी करने लगे। लेकिन आज तक आप लोगों के मन में कभी ये बात नहीं आई है। करणी सेना का कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी क्यों ना हो, वो एक जाजम पे बैठता है, जबकि लाखों लोगों को संबोधित करना होता है, लेकिन नीचे से उठ के फिर ऊपर जाता है और फिर लाखों लोगों को संबोधित करता है। आपने देखा होगा इंदौर रैली में भी पूरे मंच पर मीडिया थी, जिसका नाम लिया गया वो ऊपर आया और वहां से संबोधित करके फिर नीचे चला गया। ये सही रतलाम रैली में भी हुआ है, यही उज्जैन रैली में भी हुआ है। और कहीं ना कहीं युवाओं का हमारे साथ जुड़ने का कारण भी यही है कि हमारे अंदर एक करणी सेना के अंदर, करणी सेना में नहीं, करणी सेना आप सब है, आप सबके विचार करणी सेना है, आप सबकी ताकत करणी सेना है। आज करणी सेना को जहां भी जरूरत पड़ती है तो एक आदमी चला जाए तो क्या होगा, लेकिन जब भी छोटी छोटी चीजों में जरूरत पड़ती है, हजारों की तादाद में इकट्ठी हो जाती करणी सेना। आपके हाथों में एक रैली निकली थी, हमने हमारे जीवन में हाथों क्षेत्र में शायद तो करणी सेना ने एक पहली रैली निकाली है। आपने देखा होगा मूर्ति में बहुत सारे अड़ंगे आए थे मूर्ति स्थापना में। आखिरी समय तक राजपूतों का मनोबल टूट गया था, ये मूर्ति नहीं लग पाएगी, लेकिन सिर्फ करणी सेना ही थी जिसने मूर्ति स्थापित कर दी। वहां पर स्कूल के 200 मीटर के दायरे के अंदर आप सभा तक नहीं कर सकते हो। महाराणा प्रताप का आशीर्वाद था और महाराणा प्रताप की वहां मूर्ति स्थापित हो गई। आज बच्चे आते कहते हैं कि हमारे महाराणा है। ये ताकत है करणी सेना। हजारों की तादाद थी वहां पर, एक छोटे छोटे से कस्बे में हजारों की तादाद में आप लोगों ने इकट्ठी की। तो हमारे दिशा सही है, हमारी दशा सही है, हमारे विचार सही है, इसलिए आप सब हमसे जुड़े हुए हैं। हम लोगों को जब भी समाज की बात आए, समाज हित की बात आए, तो संगठनवाद को त्याग कर समाजवाद का सबसे ज्यादा समर्थन करना चाहिए। चुनाव में हम क्या करते हैं, राजपूत लोग ज्यादा क्या होता है, चुनाव में सब अलग अलग पार्टी के होते हैं। जैसे ही चुनाव आया, सबने अपने पार्टी को झंडे तोड़ लिए, सगे भाई को ही गालियां दे रहे हैं। ये खत्म करो आप। ये राजनेता हमारे ऊपर ऐसे ही तो राज कर रहे हैं, हम लोगों को आपस में भिड़ा कर। सबको मालूम है कि भिड़ने से हमारा कुछ नहीं होना है। ये लोग हमें भिड़ा देंगे भाजपा कांग्रेस के नाम पर और हमें तोड़ देंगे और उसका फायदा उठा लेंगे। अगर हम एक मुट्ठी में बंद है, आपके गांव में अगर 100 राजपूत है, वो 100 राजपूत एक मुट्ठी में बंद है, तो दोनों पार्टी के नेता आपके पास में आएंगे और आपसे पूछेंगे भाई साहब बोलो आपके गांव में क्या करवाना है। अगर आप मेरे को समर्थन तो आप बोलोगे भैया हमारे गांव में ये कराओ तो हम समर्थन देंगे। जो आपका काम करे उसको समर्थन कर दो। कहां पार्टीवाद चलाने की जरूरत है। लोकतंत्र में राजनीति जरूरी है, मैं
लोग भी राजनीति में जुड़े हुए होंगे, राजनीति अच्छी चीज है, लेकिन जब राजनीति का झंडा आपने उठा रखा और समाज के झंडे की बात आए तो राजनीति का झंडा फेंक के सबसे पहले समाज का झंडा थाम लेते, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। हम जब तक बंद मुट्ठी है, इतना ताकत है, एक राजपूत एक लाख के बराबर होता है। लेकिन कब आजकल सिस्टम चेंज हो गया, डिस्कवरी कौन कौन देखता है? डिस्कवरी चलो कोई देखता है क्या? है ना, 10 कुत्ते मिलके एक शेर मार देते हैं, 10 कुत्ते मिलके आईना मिलके एक शेर मार देते हैं। अब ये मत सोचो हम तो शेर हमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब हम शेरों को भी एक झूठ होने की जरूरत है, झुंड में रहने की जरूरत है। शेर अकेला घूमेगा, 10-20 कुत्ते आएंगे ठोक देंगे। बहुत सीधी और कड़वी बात है, आप लोगों को मानना पड़ेगी इस बात को कि वो जमाने का है कि एक राजपूत है ना 1 लाख लोग मार देता था। मारने की ताकत तो हमारे अंदर आज भी वही है, हम मार सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो स्वाभिमान है वो थोड़ा सा कमजोर है। हम उस स्वाभिमान को वापस स्टोर करना है, उसे वापस जगाना है। हमारे अंदर जो कोई लाल रक्त है उसको उबाल जरूर है, और जीवन में अपना उबाल कभी खत्म मत होने देना। जब भी आपको करणी सेना की जरूरत पड़े, करणी सेना 24 घंटे आपके लिए खड़ी है, लेकिन जब करणी सेना को आपकी जरूरत पड़े, करणी सेना आपसे ही बनी है, समाज से ही करणी सेना का जन्म हुआ है, तो करणी सेना आप लोगों के लिए है। लेकिन जब भविष्य में ना कभी करणी सेना को आपकी जरूरत पड़े तो आप लोग उसी सुर में करणी सेना के साथ में रहना, क्योंकि बहुत सालों बाद समाज को एक ऐसा संगठन मिला है जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ समाज हित की बात करता है, समाज के लिए काम करता है। किसी भी तरह की आर्थिक मदद समाज से नहीं ले रहा है अभी तक संगठन। आज 4 साल हो गए, आप लोगों की कभी रसीद नहीं कटी होगी किसी चीज के लिए। लोग है ना जरा सा घर के सामने घोटला बना देते हैं समाज के नाम पे, तो पूरे गांव का चंदा इकट्ठा कर लेते हैं। इतनी बड़ी रैली निकाली हमारे यहाँ, कोई एक भी पदाधिकारी, पूछ रहा हूँ, कोई आया आपके इसमें चंदा लेने के लिए? कोई आया? कोई रसीद कट्टा लेके आया क्या? बस यही करनी सेना है, जितना हो सकता है हम हमारे बल पे कर लेते हैं। और जब भविष्य में जरूरत पड़ेगी आर्थिक मदद की तो आप लोगों को खुला के बोलते हैं मुझे 10-10, 20-20 रुपए की सहायता करो, संगठन को आपकी जरूरत है। अब अगर जो हम आंदोलन छेड़ रहे हैं आरक्षण को 9वीं सूची में सम्मिलित करने का, अगर ये आंदोलन ऊपर से आदेश आता है और इसको आंदोलन को हमें स्टार्ट करना रहता है, तो आप लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है। और आपके क्षेत्र में जो नेता है, अभी आपने देखा वो जीतू पटवारी, इससे करणी सेना ने सवाल किया था ना, पटवारी जी के मुकाबले दूर हो गए। सज्जन सिंह वर्मा को भी कल घेर लिया है, शंकर लालवानी को भी घेर लिया है। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिरोजिया जो सांसद है एक बार सांभर विधानसभा में आ जाए, इसके मुकाबले भी दूर कर देंगे, तो विधायकों के मुकाबले दूर कर देंगे। वो जो पूछा रहे हैं ना लेटर देने के लिए, जैसे ही इन 3 लोगों ने लेटर जारी किए, करणी सेना ने इतनी जोर से विरोध किया है कि दूसरे लोग की इच्छा भी थी लेटर जारी करने की, तो वहीं के वहीं रुक गए। आज अगर ये सब कर देते तो कहीं ना कहीं आरक्षण को 9वीं अनुसूची में तुरंत प्रभाव से सम्मिलित कर दिया जाए। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे इतने कुछ भी होने का नहीं। हम चुप बैठे रहेंगे, दबा कुचला व्यक्ति को हर कोई दबा देगा, जो कमजोर है, लाचार है, उसको कोई भी दबा देगा। और एक ताकतवर व्यक्ति है, ताकत इसी बल से नहीं आती भैया, बड़ा छोड़ा शरीर हो ना, डल्ले हो, उससे ताकत नहीं आती है। आपके अंदर जो आत्मविश्वास है ना, वो दृढ़ता के साथ में जिंदा होना चाहिए। आपको कोई छू भी नहीं पाएगा, दुबले पतले व्यक्ति को कोई छू नहीं पाएगा। बस अपने अंदर वो जो हमारे पूर्वजों का रक्त है ना, वो एक बार वापस उबाल आ जाना चाहिए। तो कोई हमारे बारे में जरा सा बोलो, हमारा खून खोल जाए, आंखें लाल हो जाए। और किसी को मुझसे आप लोगों को सवाल जवाब करना हो तो निसंकोच करें। मैं यहाँ आप लोगों के बीच में आप लोगों को सुनने आया हूँ, आप लोगों की सवालों का जवाब देने आया हूँ। और जो भी नेता आपके क्षेत्र में आए उसको रोक के जरूर पूछे कि 9वीं अनुसूची में भैया आपका क्या मत है। विधायक साहब, सांसद साहब, हमने आपको वोट दिया है, हमारा अधिकार है आपसे पूछने का कि आप 9वीं अनुसूची में आप क्या करोगे। आप सरकार का समर्थन करोगे, जो लोग ये लेटर देने उनका समर्थन करोगे कि उनका विरोध करोगे। जब आपने 2-4 नेताओं को रोक के पूछा, अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका होना क्या है। नेता लोग डर जाएंगे, आपके क्षेत्र में नहीं आएंगे 2-3 महीने। पूछना जरूर अगर कोई आए तो।